जय हिंद एवरीवन, मैं शुभम बर्वे लच्छा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 12वीं कक्षा की मॉडल टेस्ट पेपर की सीरीज, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं केमिस्ट्री विषय में। केमिस्ट्री विषय को लेकर के जो है आज हम जो पेपर है वो डील करने वाले हैं। इसमें हम काफी सारे इंपॉर्टेंट जो हैं क्वेश्चंस को मैंने इसमें ऐड किया है पेपर के अंदर, जो अपडेटेड सिलेबस के आधार पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। पहले टाइप के जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको आएगा वो सही विकल्प चुनने के लिए आपको क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्या पूछा गया था, एक कॉम्प्लेक्स दिया था आपको और बोला था कि विलियन में कितने आयंस देगा। तो जब भी किसी क्या बोलना चाहिए कोऑर्डिनेट कंपाउंड की बात करते हैं, उपसहसंयोजी यौगिकों की बात करते हैं, उसको जब अगर हम किसी सॉल्यूशन के अंदर वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो बेटा होता क्या है कि ब्रेक होते हैं। कैसे ब्रेक होते हैं देखो जरा ध्यान से। अब ये जो कॉम्प्लेक्स दिया है उसकी के एग्जांपल से मैं आपको इसको बताने का प्रयास करूंगा, देखना ध्यान से। ये देखिए, ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है इसमें आप क्या क्या जानते हैं कि ये जो बड़ी ब्रैकेट है उसके अंदर यहाँ पे क्या है, मेटल लगा हुआ है। आपको निकिल क्या है, मेटल। ये मेटल के साथ में जो दिया है वो क्या है, लिगेंड है। क्या लगा है, लिगेंड है। और बाहर जो दिया है ब्रैकेट के बाहर, इसको हम क्या बोलते हैं, एनायन है। ये सिंपल एनायन इसको हम बोलते हैं, सिंपल एनायन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, जब भी ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है जिसको अगर हमने सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किया इसे, तो ये जो आपके पास ये जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर का जो एरिया होता है इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको हम उप सहसंयोजी क्षेत्र बोलते हैं या मंडल बोलते हैं। ठीक है जी। अब ये जो आपके पास बड़ी ब्रैकेट के अंदर वाली जो स्पीसीज होती है, ये किसी भी सॉल्वेंट में घुलने पर ये ब्रेक नहीं होती। इसके बाहर वाली जो स्पीसीज है वो ब्रेक होती है। तो जब हम इसको सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो होता क्या है कि यहां पर NiH2O4, ये तो जैसे के वैसे रहेगा, लेकिन ये जो आपके दो क्लोरीन दिख रहे हैं ये दो सिंपल एनायन में ब्रेक डाउन होंगे। तो दो Cl माइनस यहां ब्रेक होंगे तो इस कॉम्प्लेक्स पे 2 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो एक केटाइनिक आयन बन रहा है और दो एनाइनिक आयन बन रहे हैं। ठीक है, मतलब दो नेगेटिव आयन बने और एक केटाइनिक कॉम्प्लेक्स बना, तो टोटल कितने आयन हो गए, 3। इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स था मेरे पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाम लिख के बताता हूं मैं आपको, इसको हम बोलते हैं टेट्रा, इसका नाम होता है टेट्रा एक्वा निकिल 2 क्लोराइड। ठीक है, ये इसका नाम होता है बेटा, टेट्रा एक्वा निकिल 2 क्लोराइड। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो ऐसे केस में ये कितने आयन में ब्रेक होता है, 3। एक आयन ये कॉम्प्लेक्स वाला हो गया और 2 आयन ये वाले हो गए, तो टोटल 3 आयन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको बन सकता है अपडेट वाला। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला था, यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंट। ठीक है जी, यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंट कितना होता है। तो नाइट्रोजन, सबसे पहले देखो आपको यूरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, NH2CO NH2। ठीक है जी, ये होता है यूरिया। और यूरिया में नाइट्रोजन का जब परसेंट आप निकालते हो तो यहाँ पे परसेंटेज आता है यूरिया का 46%। सॉरी, यूरिया में जब नाइट्रोजन का परसेंट निकालते हो तो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज आता है वो 46% आता है। कितना आता है, 46% आता है। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको ऑप्शन में कहीं भी 46% नहीं दिख रहा है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक था। यहां देख लीजिए, इसको थोड़ा सा सुधार दिया। ओके, ये देखो, तो हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है, 46%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभिक्रिया की आणविकता कितनी होती है। तो आपको पता है जो अभिक्रिया की जो आणविकता है, इसकी जो है ना वैल्यू जो है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है। ये पॉजिटिव वैल्यू होती है और अधिकतम ये 3 तक जा सकती है, मतलब ये 1, 2 और ये 3 हो सकती है। लेकिन कभी भी अभिक्रिया की आणविकता 0 नहीं हो सकती, भिन्न में नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। ये एक चीज याद रखना है ना, अभिक्रिया की जो आणविकता की जो वैल्यू है
ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, भिन्न में नहीं हो सकती। इस चीज को अच्छे से आपको याद रखना है कि अभिक्रिया की जो आणविकता की जो वैल्यू है ये इस पैटर्न में कभी नहीं होगी। पॉजिटिव वैल्यू होगी और कहां से कहां तक हो सकती है, 1 से लेकर 3 तक अधिकतम। ठीक है जी, तो ये वाला करेक्ट आंसर होगा यहाँ, क्योंकि क्या पूछा था, अभिक्रिया की आणविकता का मान नहीं हो सकता है, तो जीरो नहीं होगा। ठीक है, इनमें से जीरो दिखा या नेगेटिव दिखी वैल्यू या फिर भिन्न दिखी, तो ये आणविकता की वैल्यू नहीं हो सकती अभिक्रिया की। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? तो कंडक्टेंस जो है मींस चालकता जो है उसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है C इक्वल टू 1/R। R मींस क्या होता है? रेसिस्टेंस। R मींस क्या होता है? रेसिस्टेंस मींस प्रतिरोध। R का मतलब क्या है बच्चों? प्रतिरोध। ठीक है, अब ये जो R है, प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है, कोई बताएगा? प्रतिरोध की यूनिट जो है बेटा ये होती है ओम। क्या होती है? ओम। तो यहां पर C इक्वल टू 1/R की यूनिट क्या लग दो आप? ओम। तो यहाँ पे C की यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स। क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स हो जाएगी। इसीलिए जो कंडक्टेंस दिया था, C मींस क्या है? कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी बताओ? ओम इनवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स हो जाएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा बेटा, आपको ट्रांजिशन एलिमेंट पूछा है। क्या बोला है? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ध्यान से सुनना, डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं इनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है जी, अब क्यों कहते हैं? तो जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है ये सभी को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। डी ब्लॉक के उन्हीं एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं जिनके पास रिक्त या अनपेयर्ड बोल सकते हो आप, अयुग्मित डी कक्षक हो, या ऐसे बोल दो आप अयुग्मित डी कक्षक हो, या इनके डी कक्षकों में कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, इनके डी कक्षक या अयुग्मित डी कक्षक को मतलब वही है, या ऐसे बोल सकते हो कि डी कक्षक पूर्णतः भरे ना हो। डी कक्षक पूर्णतः भरे ना हो मतलब डी कक्षक में या तो एक कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। तो ऐसे एलिमेंट डी ब्लॉक के जो है उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट है, इसको नोट करके आप जरूर समझना, और ये पूछा जा सकता है। जिंक, मरकरी और कैडमियम। बेटा ये जो मैं एलिमेंट लिख रहा हूं इनको अपन संक्रमण तत्व नहीं कहते, हालांकि ये डी ब्लॉक में ही आएंगे। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30। इसका कितना होता है? 48। सॉरी 48 कैडमियम का होता है। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, एक मिनट देखना। ओके, इसको एक बार फिर से लिख देते हैं। ओके, देखने जरा, जिंक, कैडमियम, मरकरी। जिंक का एटॉमिक नंबर 30, कैडमियम का 48 और मरकरी का कितना होता है? 80। ये तीनों एलिमेंट जो हैं इनको हम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब इनको संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता जी? तो ये जो तीन एलिमेंट है इनको ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग नहीं कहते। उसका रीजन क्या है? कि इनके पास डी कक्षक जो है पूर्णतः भरे होते हैं। डी कक्षक पूर्णतः भरे होते हैं। अब जब डी कक्षक पूर्णतः भरे होंगे तो बेटा इनके वैलेंस सेल में जो है ना, इनमें डीडी ट्रांजिशन नहीं होता। इसमें डीडी ट्रांजिशन या इनमें डीडी संक्रमण जो है नहीं होता है। मतलब डी, एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता। लेकिन यहाँ संक्रमण तत्व जितने हैं, मतलब ऐसे एलिमेंट डी ब्लॉक के जिनकी वैलेंस सेल में कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी हो, तो उनमें क्या होता है कि एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्साइड होके जा सकता है। तो यहाँ पे डीडी ट्रांजिशन संभव होता है, डीडी संक्रमण पाया जाता है, ऐसे लिख सकते हो आप, पाया जाता है यहाँ पे। ठीक है जी, ओके।
ठीक है। तो आप यहाँ पर संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं ऐसा बोला था आपको, तो आप सीधे लगा सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट को कहा जाता है। ये जो नोट मैंने लिखवाया बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। जिंक, कैडमियम, मरकरी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल पूर्णतः भरे होते हैं। इसमें 3d10, इसका जो डी ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन आता है वो 3d10 आता है। इसका क्या आता है 4d10, लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका आता है 5d10। ये अच्छे से आपको याद रखना है। क्लियर है जी? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, एस्प्रिन का रासायनिक सूत्र आपको पूछा था। एस्प्रिन एक मेडिसिन है, उसका आपको रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। काफी टाइम पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट है। बेंजीन रिंग से यहाँ पे क्या लगा है COH ग्रुप, और आर्थो पोजीशन पे OC डबल बॉन्ड OCH3। इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, जो ऊपर में आपको फर्स्ट नंबर पे दिखाई दे रहा है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट, एस्प्रिन। इसी को हम एस्प्रिन भी कहते हैं, ठीक है जी। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भैया, सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। सेकंड नंबर पे आपको क्या पूछा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। ये एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ब्लैंक्स वाले। इसमें हमको सबसे पहले बोला है सुक्रोज खालिस्तान सुगर है। तो बेटा सुक्रोज जो है वो अनअपचाय की सुगर होती है, ठीक है। इसको नॉन रेड्यूसिंग शुगर भी बोला जाता है, या ब्लैंक में यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं नॉन, एक मिनट आप पेन चेंज करते हैं। इसको बोला जाता है नॉन रेड्यूसिंग शुगर, अनअपचायकीय शर्करा, ठीक है। ये नॉन रेड्यूसिंग शुगर के अंदर आती है कौन सी, सुक्रोज। अच्छा देखो ध्यान से, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर एल्डिहाइड का अपचयन कराया जाए, एल्डिहाइड का अपचयन कराया जाए तो वो किस में बदलते हैं। तो याद रखना है एल्डिहाइड का अपचयन जो होगा बेटा उसमें ये एल्कोहल में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, एल्कोहल में बदलते हैं, ठीक है जी। मोललता की इकाई क्या होती है, तो बेटा मोललता की इकाई क्या होती है, ऐसे करके क्वेश्चन आया है आपको। मोललता की यूनिट होती है बेटा मोल पर केजी, मोल पर केजी इसकी क्या होती है, यूनिट होती है, ठीक है जी। फिर देखो एथिलेमिन अमोनिया से कैसा होता है, खालिस्तान क्षारीय होता है, अधिक क्या कम, ठीक है। तो ये एथिलेमिन है C2H5NH2 और यहाँ पे है NH3। तो यहाँ जो है ना ये प्लस आई ग्रुप होता है एथिल वाला। तो ये क्या करता है, इसका प्लस आई इफेक्ट होने के कारण ये क्या करता है, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है ये वाला जो ग्रुप है। और नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो इसकी बेसिसिटी बढ़ेगी। तो आपको क्या बोला था, एथिलेमिन जो है वो अमोनिया से अधिक क्षारीय होगा। कैसा क्षारीय होगा बताओ, अधिक क्षारीय होगा, ठीक है जी। ओके, फिर देखो क्या बोल रहा है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या आ गया, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर आप भी बता सकते हैं। तो प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है बेटा वो क्या हो जाएगा बताइए, ये आपके पास हो जाता है चालकता। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था ये वाला क्वेश्चन, जस्ट अभी शायद मैंने ऑब्जेक्टिव में इधर भी एक बार करवाया था, ठीक है। ये जस्ट मैंने यहाँ पे करवाया था एक क्वेश्चन, देखो यहाँ पे मैंने चालकता और प्रतिरोध में आपको रिलेशन बताया था। सिमिलर यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है उसी के टाइप का क्वेश्चन दे दिया गया है कि प्रतिरोध का जो है व्युत्क्रम, देखो यहाँ पे प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा। तो बेटा बड़ा सिंपल था, चालकता। वही क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड किया था, उसी को मैंने क्या बोलना चाहिए, ब्लैंक खाली वाले जो आपका ब्लैंक स्पेस वाला क्वेश्चन है उसी में फिर से रिलेट कर दिया। एक इक्वेशन दी थी और पूछा था इसका नाम, तो ये सभी बच्चे जानते हैं, ये हमारे पास आर्हेनियस इक्वेशन है, आर्हेनियस समीकरण है, ठीक है जी। वेरी गुड, बहुत ही आसानी से आप लोगों ने इसको करा। चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला था, निम्नलिखित में सत्य असत्य को चुनिए, ठीक है जी। अब आपको यहाँ पे करेक्ट और इनकरेक्ट क्वेश्चन के जो है क्वेश्चन पूछे गए थे उनको करेक्ट या इनकरेक्ट वाले ऑप्शन में बताना है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्वा एक उदासीन लिगेंड होता है। अच्छा एक्वा जो है इसको अपन वाटर बोलते हैं, वैसे यहाँ पर वाटर लिखना चाहिए था, H2O लिखना था, ठीक है H2O, ठीक है जी। तो H2O जो है एक न्यूट्रल लिगेंड है। एक्वा किसको बोला जाता है, वाटर को। ये न्यूट्रल लिगेंड है बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। एक उदासीन लिगेंड है, बिल्कुल सही बात है, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के, एफ ब्लॉक के तत्वों को
तीसरे समूह में रखा गया है। क्या पीरियोडिक टेबल में थर्ड ग्रुप में एफ ब्लॉक के एलिमेंट को रखा है? यस, बिल्कुल सही बात है, थर्ड ग्रुप में ही रखा गया है एफ ब्लॉक के एलिमेंट को। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे आया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जल में अविलेय है। अब यहाँ ध्यान से सुनना कि बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ना, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये अध्रुवीय नेचर का है। कैसा है? अध्रुवीय नेचर का है। इसको अपन नॉन पोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन पोलर। ठीक है जी। और आपका जो वाटर होता है ये तो बेटा ध्रुवीय नेचर का होता है। कैसे होता है? ध्रुवीय नेचर का होता है। और ध्रुवी को हम क्या बोलते हैं बताओ? पोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलर बोलते हैं। अब क्या बोल रहा है देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड जल में अविलेय। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे पास आपको एक बात क्लियर है कि बेटा कोई भी स्पीसीज जो है या सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का नेचर जब सेम होता है, विलायक और विलेय, यहां पर जनरली देखो यहां दोनों का नेचर सेम है क्या? नहीं। अगर सॉल्वेंट कैसा है? पोलर। और सॉल्यूट कैसा है? विलायक अगर ध्रुवी है और विलायक कैसा है? अध्रुवी, तो ये इस पे जाकर नहीं घुलने वाला है, ये इस पे जाके घुलने वाला नहीं है। लेकिन अगर वाटर कैसा है? पोलर नेचर का है, और उसमें घोले जाने वाला जो कंपोनेंट है या जो विलेय है वो भी कैसा है? ध्रुवी है, तो वो उसमें आसानी से घुल जाता है। जैसे मैं अगर बोलूं आपको यहाँ पे मेरे को NaCl डिसॉल्व करना है, किसके ऊपर? वाटर पे, तो ये NaCl कैसे नेचर का होता है? ध्रुवी। ये पोलर नेचर का होता है। कैसे पहचानते हो? तो इस पे एक प्लस चार्ज और एक क्या आएगा? माइनस चार्ज। मतलब इसमें दो अपोजिट चार्ज डेवलप होते हैं NaCl के अंदर। मतलब ये एक आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? पोलर। अब NaCl को मैं जल में डिसॉल्व करूंगा तो घुल जाएगा। आपको पता है घर पे आप नमक को जब वाटर पे डालते हो तो वो इजिली डिसॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर और NaCl दोनों ही कैसे नेचर के होते हैं? पोलर। लेकिन यहाँ पे जो CCl4 है ये नॉन पोलर नेचर का है। अभी नॉन पोलर नेचर का और इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इसमें घुलने वाला नहीं है। तो हमको यहाँ क्या बोला था? कार्बन टेट्राक्लोराइड जल में अविलेय। बिल्कुल सही बात है, ये नहीं घुलेगा भैया। सही करेक्ट स्टेटमेंट दिया है। फिर क्या बोलता है? इथेनॉल द्वितीयक एल्कोहल है। चलो चेक कर लेते हैं इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेटा इथेनॉल का फॉर्मूला होता है ये ऐसे, CH3CH2OH। ये क्या होता है बताओ मेरे पास? इथेनॉल होता है। क्या होता है? इथेनॉल। अब यहाँ पे ना 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल कैसे पहचानते हैं वो आपको आना चाहिए। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो एक ही कार्बन से बॉन्ड बना रहा है तो इसको 1 डिग्री एल्कोहल कहा जाता है, या इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल। क्या कहते हैं? प्राइमरी एल्कोहल। और क्वेश्चन में आपको क्या बोला है बताओ? प्राइमरी का मतलब क्या होता है बेटा? प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल होता है इसका मतलब, है ना। और क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि इथेनॉल तो द्वितीयक एल्कोहल है। बिल्कुल गलत बात बोल दिया इसने। हमको तो पता है कि इथेनॉल जो है वो कैसा एल्कोहल है? प्राथमिक एल्कोहल है। मतलब ये वाला जो है ऑप्शन कैसा हो गया आपका? इनकरेक्ट हो गया है। कैसा हो गया है? इनकरेक्ट हो गया है। वेरी गुड, ये इनकरेक्ट हो गया आपका ऑप्शन ये वाला। ठीक है जी। अब आते हैं फिफ्थ नंबर पे। क्या बोल रहा है? मेथिल आइसोसाइनेट एक विषैली गैस है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। मेथिल आइसोसाइनेट जो है वो एक कैसी गैस है? विषैली गैस है। फिर आते हैं ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। बिल्कुल सही बात है, ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है जी। इसको हम एल्डोहेक्सोज भी बोलते हैं। ग्लूकोज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एल्डोहेक्सोज भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसको एल्डोहेक्सोज बोलते हैं। साथ ही साथ, और ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। बिल्कुल सही बात है। लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो भी कैसा दिया है? बिल्कुल करेक्ट दिया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया है करेक्ट मैच। देखो 5 यहाँ पर आपको सही जोड़े के अंदर ऑप्शन मिल रहे हैं, और उसका बड़ा सिंपल सिंपल सा यहाँ पे आपको क्वेश्चन और आंसर दिए गए हैं। आपको फटाफट से मैच करना है। देखो सबसे पहले हिंसबर्ग अभिकर्मक दिया है, तो ये तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है। मतलब ये तो सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। विशिष्ट चालकता, तो बेटा विशिष्ट चालकता जो है उसकी यूनिट मैच होगी यहाँ पे किससे? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये विशिष्ट चालकता या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की जो है यूनिट होती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे बोल रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ट्रांजिशन एलिमेंट बोले तो एक ही दिख रहा है यहाँ पर, मैग्नीज। ठीक है, ये आपको ट्रांजिशन एलिमेंट दिख रहा है, मतलब ये तो बिल्कुल सेम है, ये सही दिया हुआ था। सी में ट्रांजिशन एलिमेंट आपको क्या दिया है? मैग्नीज दिया है। ओके। फिर देखो प्राथमिक एल्कोहल बोल रहा है। प्राथमिक एल्कोहल एक्चुअल में यहाँ पे प्रिंटिंग थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ा सा ऑप्शन चेंज कर लेते हैं। ओके, एक सेकेंड ना, 1 सेकेंड। ओके, देखिएगा
यहाँ इथेनॉल डाल दिया, ठीक है। 1 डिग्री एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल पूछ रहा है। अब दो ऑप्शन है, प्राथमिक एल्कोहल इथिलीन डाइमीन, तो इथिलीन डाइमीन का सूत्र तो ये आ गया, ठीक है। इथिलीन डाइमीन ये वाला होता है, ठीक है, NH2CH2CH2NH2। और प्राथमिक एल्कोहल अब एक ही बचा है, वो कौन सा है आपका, इथेनॉल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था CH3CH2OH, इसको प्राइमरी एल्कोहल क्यों बोल रहे हैं, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही कार्बन से जुड़ रहा है, मतलब OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ रहा है उस कार्बन की एक वैलेंसी एक कार्बन से कंप्लीट हो रही है, इसलिए इसको प्राइमरी अल्कोहल बोला जाता है या 1 डिग्री अल्कोहल बोला जाता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एक एक नंबर के, फटाफट से आपको आंसर देना। देखो पहली बात, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनको कितने समूह में रखा गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है ग्रुप नंबर कहां से कहां तक बेटा, इसको मैं यही बता देता हूं। ग्रुप नंबर या समूह नंबर 3 से लेकर के 12 तक कितने समूह आते हैं, 10। तो 10 समूहों में जो है डी ब्लॉक एलिमेंट को रखा गया है। कितने समूहों में, 10 समूह में डी ब्लॉक एलिमेंट को रखा गया है। कौन से समूह से लेकर कौन से समूह तक, तो समूह नंबर 3 से लेकर के समूह नंबर 12 तक 10 ग्रुप आते हैं जिनमें किनको रखा गया है, जो तत्वों को रखा गया है उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। फ्रियोन, फ्रियोन का सूत्र क्या होता है, तो रासायनिक सूत्र इसका जो होता है CF2Cl2, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सिंपल नाम होता है इसका। या इसको हम अगर ऐसे बोलें डाइक्लोरो डाइफ्लोरो कार्बन, ऐसे भी बोल सकते हैं, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो कार्बन, ऐसे भी इसको हम बोल सकते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं 1,1 डाइक्लोरो 1,1 डाइफ्लोरो मीथेन, इसका यूपीएससी नेम बोल दिया मैंने, ठीक है। आईयूपीएससी नेम भी ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन रासायनिक नाम पूछा है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही लिखोगे आप, ठीक है जी। और अगर आईयूपीएससी नाम बोल दिया तो 1,1 डाइक्लोरो 1,1 डाइफ्लोरो मीथेन लिखोगे, ठीक है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर्मिक एसिड का अगर डिहाइड्रेशन किया जाता है, निर्जलीकरण किया जाता है, तो कौन सी गैस रिलीज होती है। चलिए अब ध्यान से समझना, अगर मैं फॉर्मिक एसिड की बात करूं, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH। निर्जलीकरण किया जाएगा तो बेटा यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ले लिया मैंने, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ले लिया। तो ये क्या करता है, एक निर्जली कारक है। निर्जली कारक का मतलब क्या होता है, ये वाटर रिलीज करता है आगे वाली स्पीसीज से। निर्जली कारक ये निर्जली कारक होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट इसको बोलते हैं। तो ये वाटर रिलीज कर देगा यहाँ से, तो ये क्या बना, CO+H2O, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। यहाँ क्या बनती है, कार्बन मोनो ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म होती है और साथ में क्या रिलीज होता है, वाटर। तो कौन सी गैस यहाँ से निकलती बोल रहा था, तो यहाँ पे बेटा कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर देखो क्या क्वेश्चन आता है फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे यहाँ पे क्या आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है, एन मेथिल एथिनामीन का सूत्र बताओ, एन मेथिल एथिनामीन का सूत्र बताओ, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, CH3N, यहाँ पे CH2CH3, इसको हम बोलते हैं एन मेथिल इथेनामीन, इथेनामीन ये इसका जो है नाम होता है, नाम दे दिया था। ये पूछा था सूत्र, तो ये सूत्र आपको बता देना था, बड़ा सिंपल सा था, ठीक है जी। फिर देखो जल में अघुलनशील विटामिन, तो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जल में घुलनशील और जल में अघुलनशील विटामिन आपको पूछ सकता है, इसलिए थोड़ा सा याद रखना। इसको मैं मिटा देता हूं, इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है जी। तो जल में घुलनशील विटामिन दो प्रकार के होते हैं, तो जल में घुलनशील वाले जो हैं, इसको याद रखना, डेटा यहां से दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, घुलनशील विटामिन और अघुलनशील विटामिन। तो अघुलनशील विटामिन दो होते हैं बेटा, एक बी और एक क्या होता है, सी। विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये जल में अघुलनशील होते हैं,
विटामिन बी और विटामिन सी। जबकि घुलनशील विटामिन में जो है आप कीडा करके याद रखना, इसको कीडा करके याद रखना। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये जो है बेटा जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, याद रहेगा। जल में घुलनशील विटामिन कितने? 4, के, ई, डी और ए। जबकि अघुलनशील विटामिन कौन से? बी और सी। क्लियर है? चलिए बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? मोलरता को समझाइए। किसको समझाइए बोल रहा है? मोलरता को समझाइए। बड़ा सिंपल सा है। तो भाई मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? हमको सबको पता है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? अपन मोलरता कहते हैं। चलो इसका मैं फॉर्मूला लिखता हूं। तो मोलरता को अपन कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या बताया मैंने? विलेय के मोलों की संख्या, विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन। अब ये जो विलयन का आप आयतन ले रहे हो, ये किस में लेना है आपको? लीटर में। किस में लेना है? लीटर में। तो विलेय के मोलों की संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं अपन स्मॉल एन बी से, ठीक है। और विलयन का जो आयतन है उसको अपन वी एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। अब इस पे आपको ये पूछ लिया कि बताओ जो आपका यूनिट है मोलेरिटी की वो क्या होगी? तो बेटा यूनिट बड़ी सिंपल है। मोल्स की यूनिट क्या होती है? मोल। वॉल्यूम की यूनिट क्या है? लीटर। तो मोल पर लीटर। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, मोल पर लीटर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या कि मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको याद रखना है क्या कॉन्सेप्ट? मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर देखो मोल्स के लिए क्या आएगी यूनिट? मोल। वॉल्यूम की यूनिट क्या आएगी? लीटर। तो मोल पर लीटर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मोल पर लीटर, या फिर इसी को आप क्या लिख सकते हो? इसी को आप मोलर भी लिखते हो। क्या लिखते हो? इसी को मोलर भी लिखते हो, ये भी याद रखना। इसको आप मोलर भी लिख सकते हैं ना, मोलर भी लिखते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। मोललता को समझाइए। 2 नंबर पे क्वेश्चन ये भी आने वाला है। मोललता को समझाइए। देखो क्या बोलता है, 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम, आप 1 किलोग्राम बोलो या 1000 ग्राम बोलो, विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? मोललता। ठीक है, मोललता को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पे मैंने क्या बोला? मोललता क्या है? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या किस पे उपस्थित होगी? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, या विलायक का आयतन ऐसे बोल दो, या विलायक का द्रव्यमान, सॉरी इसको विलायक का द्रव्यमान नीचे लिख देता हूं। विलायक का द्रव्यमान कितना होगा? केजी में लेना है आपको, 1 केजी या केजी में लेना है, एक चीज याद रखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा भी है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। ठीक है जी, तो आपके पास जो विलायक का मास है वो किस पे लेना है? केजी में। अगर ग्राम में आपके पास मास दिया है तो ऊपर 1000 से आपको डिवाइड करना होता है। तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसको WS से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको किस में लेके चलना है आपको? केजी में। ठीक है, अब आपको किसी ने पूछा कि मोलैलिटी की यूनिट बताओ, तो ये मोल पर केजी, या इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं मोल किलोग्राम इनवर्स। ठीक है जी, तो ये दोनों टाइप से लिखी जा सकती है, ये या ये, दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास आता है 7 नंबर पे। देखो जरा ध्यान से, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल में अंतर पूछा था आपको। ठीक है, बहुत सिंपल होता है। विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, जबकि विद्युत अपघटनीय सेल जो होती है ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है। ठीक है जी, नेक्स्ट, विद्युत रासायनिक सेल में जो आपके पास 2 हाफ सेल होती है, जिसमें एक में ऑक्सीडेशन होता है और एक में क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है एनोड से किसकी ओर? कैथोड की ओर। तो यहाँ पे देखो विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, जबकि विद्युत अपघटनीय सेल में किसका प्रवाह होता है?
आयंस का प्रभाव होता है। किसका? आयंस का। अब एक इंपॉर्टेंट बात और मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दे रहा हूं, वो समझना थोड़ा सा। जो आपके पास विद्युत रासायनिक सेल होती है, इसमें जो एनोड होता है, इसमें जो एनोड होता है बेटा, वो नेगेटिव साइन वाला होता है। कैसे साइन वाला? नेगेटिव साइन वाला। और जो कैथोड होता है, ये होता है बेटा यहाँ पे पॉजिटिव साइन वाला। ठीक है। जबकि यहां पे अगर हम बात करते हैं, यहां पे अगर मैं एनोड की बात करूं, तो यहां पे एनोड जो है ये होता है पॉजिटिव साइन वाला, और कैथोड की अगर मैं बात करूं तो कैथोड जो है वो कैसा होता है? नेगेटिव साइन वाला। लेकिन एक इंपॉर्टेंट नोट ये भी है कि दोनों में, एनोड में हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इसमें भी एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन होता है। ये 2 पॉइंट और आप लिख सकते हैं। और यहां पे भी एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन ही होता है। साइन चेंज होंगे पर ऑक्सीडेशन ही होगा एनोड में। और कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? अपचयन। ठीक है। तो ये 2 पॉइंट और आप बना सकते हो कि विद्युत रासायनिक सेल में जो एनोड होता है उसका कैसा साइन होता है? नेगेटिव। जबकि कैथोड का कैसा साइन होता है? पॉजिटिव। यहाँ पे एनोड में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, और कैथोड पे कैसा प्रोसेस होता है? रिडक्शन में अपचयन का। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं विद्युत अपघटनीय सेल में, तो यहाँ पे एनोड कैसे साइन वाला होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन वाला होता है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन का ही काम होगा एनोड में। अच्छा, कैथोड कैसा होता है? यहाँ पे नेगेटिव साइन वाला, और यहाँ पे कैथोड में ही क्या होता है? रिडक्शन आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे 2 पॉइंट और आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। बढ़ते हैं इसके अथवे वाले क्वेश्चन पे 7 के। देखिए जरा, संचरण किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, संचरण की जो प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है कि जो मेटल होता है, वो मेटल अगर अपने सराउंडिंग में नमी को एब्जॉर्ब कर ले, एब्जॉर्ब कर ले मतलब नमी में काफी सारी क्या होती है? गैसें होती है ना, उनको क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, और अपने मेटल की सरफेस के ऊपर एक टाइप का क्या बनने लग जाता है? एक आवरण बनने लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है? मेटल की सरफेस धीरे धीरे खराब होने लग जाती है। ये जो प्रोसेस है, इसी को हम क्या बोलते हैं? संचरण बोलते हैं। चलो देख लो यहाँ पे, धातुएं वायुमंडल की नमी से CO2, SO2, NO2, H2S इत्यादि गैसों से क्रिया कर लेती है, और क्या होता है कि एक अवांछनीय कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है और एक लेयर बना लेती है, जिससे मेटल की सरफेस धीरे धीरे क्या होने लग जाती है? नष्ट होने लग जाती है। ये प्रोसेस ही क्या कहलाती है? संचरण। अब संचरण की जो प्रोसेस है, इसके एक दो एग्जांपल है। जैसे आपने देखे होंगे लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जंग लगना इसका संचरण का एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल देखो, तांबे के जो बर्तन होते हैं वो ब्लू ग्रीन टाइप के हो जाते हैं, वो संचरण के कारण होते हैं। सोने चांदी के जो गहने होते हैं वो ब्लैक कलर के होने लग जाते हैं, तो वो एक्चुअल में क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहां पे कौन सी प्रोसेस हो रही है? संचरण की प्रोसेस हो रही है। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बोला गया था? 2 कंपाउंड दिए थे, उनका आईयूपीएसी नाम लिखने बोला गया था। बहुत ही सिंपल है, देख लेते हैं। ओके, आईयूपीएसी नेम लिखने आपको बोला था। 2 कंपाउंड है। पहले कंपाउंड को मैं लिख देता हूं, ध्यान समझिएगा। CH3CH डबल बॉन्ड CH, और ये है CHO। कुछ इस टाइप से कंपाउंड है। इसका अगर मुझे आईयूपीएसी नेम लिखना है बेटा, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पर जो है एक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है कार्बन कंटेनिंग, उसी कार्बन से नंबरिंग करनी होगी। 1 2 3 और ये क्या है? 4 है। ठीक है, 4 कार्बन की चेन है, सीधे वर्ड रूट लगाते हैं ब्यूट। ठीक है, डबल बॉन्ड मुझे सेकंड कार्बन पे दिख रहा है, तो 2 और फिर ये इन, पहला सफिक्स लगेगा प्राइमरी वाला, 2 इन, डबल बॉन्ड की पोजीशन को बता दिया इसने। ठीक है, फिर फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड है, तो 1 और यहाँ पे क्या लगा है? अल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब भी आपको एक कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़ के रखा है कि जब भी आपके पास ई के बाद कोई क्या बोलना चाहिए? वोवेल्स आ जाए, तो ये ई को हमको हटाना होता है। तो अब एक्चुअल में इसका जो नाम होगा ब्यूट 2 इन 1 अल, या सीधे अल लिख दो आप, तो ये बिल्कुल करेक्ट नाम हो जाएगा इसका, ये कंपाउंड का। ठीक है जी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रहा है आपको? देख लीजिए, CH3CO CH2 CO CH3। ये क्वेश्चन है CH3 CO CH2 CO और ये CH3, ये क्वेश्चन है जी। नंबरिंग किधर से होगी? लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 5। ये क्वेश्चन है हमारे पास। 5 कार्बन की चेन थी, उसमें नंबरिंग या तो लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ सेम कंडीशन है। अच्छा, यहाँ पे ना एक फंक्शनल ग्रुप आपको इंक्लूड किया है। कौन सा? कीटोन।
ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के लिए तो हम द्वितीयक सफिक्स लिखते हैं या सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं, वो लास्ट पे लिखा जाता है। ठीक है, तो सीधे वर्ड रूट से बात करेंगे, कितने कार्बन की चेन है 5, तो वर्ड रूट क्या आएगा पेन। ठीक है जी। उसके बाद सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन है, इसलिए प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा एन, और सेकेंड कार्बन और फोर्थ कार्बन पे कीटोन ग्रुप लगा है, तो इसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हो आप, ओन। तो बेटा 2 कीटोन ग्रुप है ना, तो डाई ओन, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डाई ओन। तो ये आपके पास करेक्ट आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इसका। ठीक है जी, ये करेक्ट आईयूपीएसी क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेम हो जाएगा। नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन के 8वें वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, देखो जरा ध्यान से क्या बोला गया है इस पे। क्लेमेंसन अपचेन और ओल्फ किस्नर अपचेन के बारे में हमको बोला गया है लिखने के लिए। तो क्लेमेंसन अपचेन क्या होता है, देखो ध्यान से, जब भी हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन को, ध्यान सुनना मैं यहीं पे बता रहा हूं आपको, एल्डिहाइड दिया है, मान लीजिए हमारे पास ये देखो CH3CHO, एल्डिहाइड है, एसिड एल्डिहाइड। अगर इसको जिंक अमलगम साथ में कॉन्सेंट्रेट HCl दिया है, इसके साथ रिएक्शन करवाते तो ये एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो एल्केन में बदल जाता है, किसमें, एल्केन में। मतलब ये हो जाएगा CH3 और साथ में क्या आ गया, वाटर। और ये क्या था आपके पास, एल्डिहाइड, इसका नाम क्या है, एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड इसको हम बोलते हैं। और इसका क्या हुआ है, अपचयन हो गया, तो एल्डिहाइड ग्रुप किससे बदल गया, मेथिल ग्रुप में। मतलब ये क्या बन गया, एल्केन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इथेन। ठीक है, इसी प्रकार से कीटोन के साथ भी रिएक्शन शो करता है। कीटोन में मान लो एक एग्जांपल में लेके चल रहा हूं, CH3COCH3, इसका नाम क्या होता है बताइए, इसका नाम होता है एसीटोन। क्या नाम होता है इसका, एसीटोन। एसीटोन के साथ भी जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ दिया। ठीक है, तो ये कीटोन ग्रुप जो है, अब देखो ये अपचायक होता है एक्चुअल में, जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेट HCl जो लिया जा रहा है, ये एक अपचायक की तरह काम करता है। ये यहाँ पे दोनों जो बॉन्ड दिख रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के, इसको ब्रेक करके इस साइड पे 2 कार्बन, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा देगा, और ऑक्सीजन के साथ 2 ऑक्सीजन, सॉरी 2 हाइड्रोजन लगा के वाटर के फॉर्म में यह मॉलिक्यूल रिलीज करवाएगा। तो ये क्या बनता है, मेन प्रोडक्ट CH3 CH2 CH3, और साथ में यहाँ पे क्या निकला, वाटर। तो यहाँ पे 3 कार्बन वाला एल्केन बन गया, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते थे। क्या बोलते थे, प्रोपेन। तो यही चीज यहाँ लिखी हुई है कि जब एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया जिंक अमलगम एवं सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है, तो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप अपचयित होकर एल्केन में परिवर्तित हो जाते हैं। ये अभिक्रिया जो है क्लेमेंसन अपचयन कहलाती है। इतना लिखना काफी होगा आप लोगों के लिए। सेकंड नंबर पे आता है ओल्फ किस्नर रिएक्शन। क्या, ओल्फ किस्नर रिएक्शन, इसका भी फंक्शन अप्रोक्सीमेट वैसा ही होगा जो अभी मैंने आपको बताया। चलो देख लेते हैं ये भी क्या होता है। इस रिएक्शन में भी कोई एल्डिहाइड होगा, इस एल्डिहाइड की जो अभिक्रिया है वो हाइड्रोजन NH2 इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ एल्कोहलिक बेस ली जाती है। एल्कोहलिक बेस यहाँ पे क्या ले ली जाती है, KOH। तो ये क्या करता है, एल्डिहाइड ग्रुप को एल्केन में बदलता है। सिमिलर फंक्शन अभी जो हमने देखा वैसी वाला, CH3 प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाटर। ठीक है जी, तो ये क्या बना मेरे पास, 2 कार्बन वाला एल्केन जिसका नाम होता है इथेन, और ये क्या है अभी आपके पास, एसीटेल्डिहाइड। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या देख रहे हो, दूसरे नंबर पे मेरे पास कीटोन ले लिया हमने, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, फिर से आपने क्या डाला, हाइड्रोजन, और साथ में किसकी प्रेजेंट रखी, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक का मतलब होता है क्या, एल्कोहलिक को एल्कोहलिक का ही तो बोलेंगे ना, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाई, तो ये वाला जो आपके पास एसीटोन था ये भी एल्केन में बदल गया, और साथ में क्या निकला, वाटर। कितने कार्बन वाला एल्केन बना, 3 कार्बन वाला। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या बन गया, प्रोपेन। इसका स्टेटमेंट अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। जब एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन तथा एल्कोहलिक KOH के साथ कराई जाती है, तब एल्डिहाइड तथा कीटोन रेड्यूस होकर एल्केन में परिवर्तित हो जाते हैं। यह अभिक्रिया ओल्फ किस्नर अभिक्रिया कहलाती। बड़ा सिंपल सा था, इतना स्टेटमेंट लिख के रिएक्शन लिखो, उसके क्या बोलना चाहिए, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्पीसीज है इनके नीचे नाम जरूर लिखना, इनके नीचे जो नाम होता है ना इनका, ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, फिर नाम लिखना बहुत जरूरी है, इसी से आपको नंबर आपको मिलते हैं। ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ताप गुणांक। ताप गुणांक से आप क्या समझते हो, तो देखो जरा ध्यान से, उन वेग नियतांकों का अनुपात जिसमें 10 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, उन वेग नियतांकों का अनुपात जिसमें
10 डिग्री ताप का डिफरेंस होता है उनको हम ताप गुणांक कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला है जिससे ये कैलकुलेट किया जाता है। TC इक्वल टू क्या होता है, KT प्लस 10 डिवाइडेड बाय KT। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आ सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 2 से कहां तक आ सकती है, 3 के मध्य होती है। ताप गुणांक का जो मान है वो 2 से 3 के मध्य रखा जा सकता है, इससे ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं आती। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर इसका और में दिया है, अभिक्रिया की औसत दर से आप क्या समझते हैं। तो देखो एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर इसको मैं समझाता हूं आपको प्रॉपर। देखो क्या बोल रहे हैं, अभिकारक की इकाई समय में सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, औसत दर कहते हैं। ठीक है, इसे ज्ञात करने के लिए अभिकारक की परिवर्तित सांद्रता को समय से भाग देते हैं तो हमको क्या मिल जाती है, औसत दर मिलती है, जिसको हम एवरेज रेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं ग्राफ प्लॉट करके आपको इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, देखिएगा। इस साइड पे जो है हम लोग लेते हैं सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन, ओके। इस साइड पे हम लेते हैं समय या टाइम। इधर जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। मान लीजिए यहाँ पे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट जैसे जैसे टाइम मैंने बढ़ाया वैसे वैसे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, कम। मान लो मेरे पास ए कोई रिएक्टेंट था, समय के साथ इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होते चल रही है, कम होते चल रही है। अब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी समय के साथ, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब मैंने आपको क्या बोला, थोड़ा समझने का प्रयास करना। यहां पर मैंने बोला कि इस पॉइंट पे प्रारंभिक कॉन्सेंट्रेशन किसकी, अभिकारक की। तो यहां पे अभिकारक की, मैं इसको ना एक शॉर्ट फॉर्म से लिख देता हूं, CI। ओके, इसको मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे CI से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, CI। ये क्या है, CI क्या है, CI यहाँ पे क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। और यहां पे एक और टर्म यूज होगा CF, ये अभिकारक की अंतिम सांद्रता है। ठीक है, देखो यहां से रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगी और यहां पर इस पॉइंट पे आके जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसी हो गई बताओ, कांस्टेंट हो गई है। तो यहां से मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है, ओके, ये जो पॉइंट यहां पे देखने को मिल रहा है आपको, ये वाला, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है CF। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जैसे जैसे टाइम बढ़ाया तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होते गई और यहां पर आके कांस्टेंट हो गई। मतलब यहां पर स्टार्ट वाली जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रिएक्टेंट की प्रारंभिक सांद्रता है। अब ये जो प्रारंभिक सांद्रता आपको देखने को मिल रही है वो किसी न किसी टाइम पे मिल रही होगी आपको। तो मैंने यहां बोला कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थी तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की जो टाइम की वैल्यू है वो कितनी थी, 5 सेकेंड। अब जब रिएक्शन की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे पहुंची तो यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं कि इसकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन का जो टाइम पीरियड था वो कितना था, 10 सेकेंड था। कितना था, 10 सेकेंड। अब यहाँ पे ध्यान सुनना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, 7 मोल पर लीटर, 7 मोल पर लीटर। और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी बची है, 2 मोल पर लीटर ये बची हुई है। समझ में आ रही बात। तो हमको यहाँ पे एवरेज रेट निकालना है, औसत दर निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। मतलब सांद्रता में परिवर्तन को डिवाइड करना होता है समय में परिवर्तन से, समय में परिवर्तन से। तो जो वैल्यू आती है उसको हम यहाँ पे औसत वेग कहते हैं। ये एवरेज रेट को क्या बोल रहे हो आप, औसत वेग। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये एवरेज रेट है, इसको मैं शॉर्ट पे AR लिख दे रहा हूं। ठीक है जी। अब ये जो आपके पास सांद्रता में परिवर्तन है उसको कैसे लिखते हैं, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है उसको माइनस करते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के चेंज से। तो CF माइनस CI, वैसे फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम को माइनस करते हैं। तो बताओ जरा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी बची थी, 2 मोल पर लीटर। तो ये 2 आ गया और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, 7 मोल पर लीटर। तो यहाँ 7 लिख दिए। अच्छा, फाइनल टाइम कितना था, 10 सेकेंड, ओके। और इनिशियल टाइम कितना था, 5 सेकेंड। तो ये हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो,
2 माइनस 7 करोगे कितना आ जाएगा -5, डिवाइडेड बाय 10 माइनस 5 कर लो कितना आ गया 5, तो कितना बचा -1। अब -1 यहाँ पर जो है -1 यहाँ पर जो है वैल्यू आ जाएगी और इसकी यूनिट जो है वो क्या हो जाएगी, देखो कॉन्सेंट्रेशन कितना है मोल पर लीटर और नीचे यूनिट क्या थी सेकेंड, तो ये मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, ये यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी यूनिट। और हमारे पास एवरेज रेट यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन लिया हो उससे कितनी आ गई बताओ, -1 जो है यहाँ एवरेज रेट आ गई है इस रिएक्शन के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर आता है 10 नंबर के क्वेश्चन में हमको बोला है कि कुछ रिएक्शन है जिससे एक कन्वर्जन रिएक्शन है जिसमें आपको क्या करा है, क्लोरोइथेन से आपको एक प्रोपेनामीन बनाने बोल रहा है। चलो कैसे बनेगा मैं यहीं से एक रिएक्शन से ही बताता हूँ। CH3 CH2 ये Cl है, ठीक है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है। जब भी मेरे पास कार्बन चेन में को इंक्रीज करना है तो एल्कोहलिक KCN यूज कर लेते, ठीक है। तो ये पोटेशियम Cl के साथ क्या हो जाता है बाहर, ये साइनाइड ग्रुप जुड़ जाता है, तो CH3 CH2 और ये बन गया बेटा CN। अब देखो जरा ध्यान से, साइनाइड से अब मेरे को एमीन बनाना है तो मैं एक स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट ले लूं यहाँ पर, तो यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में लेके आ जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या करता है साइनाइड को एमीन में बदलता है, तो CH3 CH2 CH2 और ये क्या हो गया बताओ NH2, तो ये बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट बन गया। नाम लिखना है तो लिख सकते हो, इसको बोलते हैं क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम होता है प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन 1 नाइट्राइल या प्रोपेन नाइट्राइल भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। ये क्या बना आपके पास, ये आपके पास बना प्रोपेन प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन, ओके, ये ऐसे इसका नाम हो जाता। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया था, फिर एक कन्वर्जन दी थी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। अच्छा ये वाला ना Cl है, यहाँ पे क्या है Cl है, ओके देख लो यहाँ पर ये था बेंजीन रिंग मतलब फेनिल ग्रुप, ये फेनिल रिंग, यहाँ दिया है CH2 और यहाँ दिया है Cl और साथ में आपको क्या बोल रहा है इससे ये बनाना है, कुछ भी नहीं करना, तो वही केस था एल्कोहलिक KCN यहाँ पे रखते आप, तो यहाँ से क्या होता है Cl के साथ K बाहर, KCl के फॉर्म में साइनाइड यहाँ लग जाता, तो ये आपके पास फेनिल रिंग, यहाँ पे CH2 और ये CN ग्रुप। अब साइनाइड को एमीन में बदलना है तो आप स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट लेकर आ गए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसने इसको एमीन में बदल दिया, बताओ क्या बन जाएगा, ये आपके पास मॉलिक्यूल बन जाएगा जो आपको पूछा गया था। क्लियर, इसका नाम अगर मेरे को लिखना है तो ये हो जाएगा 2 फेनिल प्रोपेनामाइन, इसका नाम हो जाएगा 2 फेनिल प्रोपेनामाइन, 2 फेनिल प्रोपेनामाइन, ये इसका नाम हो जाएगा करेक्ट वाला। क्लियर है जी, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10 का और वाला देखो जरा ध्यान से। यहां पर बेटा हमको ना 2 अभिक्रिया दिया है, 10वें क्वेश्चन में 2 आपको क्या दिया है अभिक्रिया दिया है, बड़ी सिंपल सी। पहले दिया है ग्रेबियल थैलेमाइड रिएक्शन और दूसरे में दिया है हॉफमैन रिएक्शन। पहले में क्या दिया है ग्रेबियल थैलेमाइड अभिक्रिया और दूसरे में हॉफमैन रिएक्शन। तो चलो ये थ्योरी तो काफी सारी है, मैं सीधे आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ। पहले उसने बोला पोटेशियम थैलेमाइड, यहाँ पे बेटा पोटेशियम थैलेमाइड का सूत्र पहले देख लो आप, ये होता है पोटेशियम थैलेमाइड, ये है पोटेशियम थैलेमाइड। पोटेशियम थैलेमाइड की जब अभिक्रिया एथिल क्लोराइड के सॉरी एथिल आयोडाइड के साथ कराते हैं तो एक मिनट, पोटेशियम बोला ना मैंने, यहाँ एच लिख दिया रे, ओके सॉरी, ये देखो ये पोटेशियम है और ये पोटेशियम थैलेमाइड है, ये क्या है एल्किल या एथिल आयोडाइड है, इसके साथ करवाएंगे तो ये आयोडीन ये पोटेशियम के साथ क्या हो जाएगा बाहर, ये पोटेशियम के साथ आयोडीन क्या हो जाएगा बताओ बाहर हो जाएगा, तो क्या बनेगा एथिल थैलेमाइड, क्या बन जाएगा एथिल थैलेमाइड बन जाएगा। ये देखो ये एथिल थैलेमाइड बोलते हैं, या नाम भी लिखा है कि आपके पास नहीं लिखा है तो चलो लिख देता हूं मैं, ये बना एथिल थैलेमाइड, एथिल थैलीमाइड, ठीक है ये बन गया। अब एथिल थैलेमाइड जो बन रहा है इसका हम लोग क्या करवाते हैं हाइड्रोलिसिस कराते, 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाता है।
तो होता क्या है कि यहां से हमको क्या बनेगा, थैलिक एसिड बन जाएगा, CH3COH COH, साथ में यहां से एक प्राइमरी एमीन बनता है। हाँ, अच्छा इसमें देखो प्राइमरी एमीन बनेगा, ये देखो यहाँ लिखा भी हुआ है कि प्राथमिक एमीन बन जाएगा। प्राइमरी एमीन कैसे बनाओगे बताओ? C2H5 को मैं ऐसे लिख दूं, CH3CH2 और ये क्या है आपके पास NH2, ठीक है। तो ये प्राइमरी एमीन यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं, एक तो थैलिक एसिड, ये बन गया थैलिक एसिड, और दूसरा होता है प्राइमरी एमीन जिसको यहाँ पे इथेनामीन बोलेंगे, इथेनामीन, ये प्राइमरी एमीन यहाँ पे बन गया है। अब यहाँ अगर एथिल आयोडाइड ना लेके मेथिल आयोडाइड ले लेते तो मीथेनामीन बन जाता। क्लियर, सिंपल सी बात है। तो ये सिंपल सी रिएक्शन थी, उसी को यहाँ पे उसने थ्योरी के फॉर्म में इंक्लूड किया गया है। ठीक है जी, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ये भी बड़ी सिंपल सी एक रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि एक एमाइड ली जाती है, उसकी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे एल्कोहलिक बेस की प्रेजेंट में। ठीक है, किसके प्रेजेंट में? एल्कोहलिक बेस। देखो यहाँ पे दिया भी है, तो इसमें भी प्राइमरी एमीन बनता है। क्या बनता है? प्राइमरी एमीन। एसिटामाइड को ब्रोमीन के साथ एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करेंगे तो क्या बोल रहा है? मेथिल एमीन बनता है। क्या बनता है? मेथिल एमीन बनता है। सामने देखिएगा, ये है मेरे पास CH3C डबल बॉन्ड ONH2, क्या है? इसको हम बोलते हैं एसिटामाइड। नाम यहाँ लिख दिया गया है एसिटामाइड। ये एसिड, एक मिनट, यहाँ पे NH2 ग्रुप होता है, एसिटामाइड है। इसको ब्रोमीन लेंगे, क्या? ब्रोमीन, ब्रोमीन प्लस एल्कोहलिक KOH। KOH क्या कितने मोल लेंगे आप? 4। और ब्रोमीन का कितना मोल लोगे? तो ब्रोमीन का 1 ही मोल लिया जाएगा। तो आपको देखो मेन प्रोडक्ट क्या बनाना है? मेन प्रोडक्ट आपको बोल रहा है मेथिल एमीन बनाना है। क्या बनाना है? मेथिल एमीन। तो मेथिल एमीन आपको मेन प्रोडक्ट बनाना है, तो पहले आप वो बना लो, CH3NH2। साथ में यहां पर दो जो है KBr निकल जाएंगे, 2 पोटेशियम 2 ब्रोमीन के साथ बाहर हो गए, और साथ में यहां से K2CO3, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट निकल जाता है। क्या निकल जाता है? पोटेशियम कार्बोनेट। और वाटर मॉलिक्यूल कितने निकल जाएंगे वो देख लीजिए। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जो है हमारे पास, 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होंगे। कितने वाटर मॉलिक्यूल? 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, एक बार रिएक्शन आपको चेक करना है बैलेंस है कि नहीं, तो आप चेक कर सकते हैं। तो रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस है। ये जो आपके पास मेन प्रोडक्ट बन रहा है, इसको हम बोलते हैं मेथिल एमीन। क्या बोल रहे हैं? मेथिल एमीन। ठीक है, और ये क्या था आपका? एसिटामाइड। ओके, तो इतना आपको स्टेटमेंट तो लिखना पड़ेगा, साथ ही साथ उसकी रिएक्शन आपको ऐसे समझाना भी पड़ेगा। मैकेनिज्म लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। अगर क्वेश्चन 2 नंबर का आ रहा है तो मैकेनिज्म बिल्कुल भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप प्रॉपर स्टेटमेंट दे दो और उसके साथ उसकी रिएक्शन दे दो, उतने में काम चल जाएगा। उससे ज्यादा करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? प्रोटीन की विकृतीकरण को समझाइए। प्रोटीन की विकृतीकरण को समझाइए। तो देखो क्या बोल रहा है, अगर कोई प्रोटीन है, उस प्रोटीन में अगर हमने उस प्रोटीन को हिट कराया या उस पे किसी प्रकार के मटेरियल को मिलाया जिसके कारण उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है उसका डिस्टर्ब होना, ये क्या कहलाता है? प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। इसी चीज को यहाँ पे इंक्लूड भी किया है कि प्रोटीन को गर्म करने पर या उस पे कॉन्सेंट्रेट एसिड या बेस को मिलाकर, कॉन्सेंट्रेट एसिड या बेस का विलयन मिलाने पर उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी का अगर नष्ट हो जा रही है, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो नष्ट हो जा रही है, तो ऐसी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन का विकृतीकरण बोलते हैं। विकृतीकरण से प्रोटीन की प्राथमिक संरचना अपरिवर्तित रहती है, लेकिन सेकेंड और टर्सरी जो आपके पास प्रोटीन होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है। मतलब क्या बोल रहा हूं, समझो बात को आप। जो प्राइमरी प्रोटीन होते हैं, जो प्राथमिक प्रोटीन होते हैं, इनमें जो आपके पास विकृतीकरण है नहीं होता, इनमें विकृतीकरण नहीं होता है, इनमें विकृतीकरण नहीं होता है। जबकि जो द्वितीयक और तृतीयक प्रोटीन होते हैं, जो द्वितीयक एंड तृतीयक, चलो मैं हिंदी में लिख लेना था मुझे, प्राथमिक प्रोटीन, ये तो ये हो गए प्राइमरी वाले, द्वितीयक एंड तृतीयक प्रोटीन,
ये जो होते हैं इनमें विकृतीकरण होता है, इनमें विकृतीकरण होता है। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसका और वाला क्वेश्चन देखो 11 में, एंजाइम क्या होते हैं, किन्हीं दो एंजाइम के उदाहरण के साथ उनके कार्यों का वर्णन करो। तो एंजाइम बेटा क्या होते हैं, ये हमारी जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं उनमें उत्पन्न होने वाले नाइट्रोजन युक्त जो है ये ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है उनको कंट्रोल करते हैं, उन्हें एक्साइट करते हैं, जैसे इन्वर्टेज, जाइमेज, ऐसे कुछ एंजाइम है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जैसे जाइमेस एंजाइम की बात किया है तो ये कार्बोहाइड्रेट के किण्वन के जो है में काम में आता है। ठीक है, जैसे बियर हो गया, ये बियर वगैरह जो बनती है ना उसके जो किण्वन में काम आने वाला जो है जाइमेस एंजाइम होता है। ठीक है जी, इसी प्रकार से इन्वर्टेज एंजाइम होता है। इन्वर्टेज एंजाइम जो है ये सुक्रोज के कन्वर्जन में काम आता है और इसको इन्वर्ट शर्करा बनाने में भी यूज किया जाता है बोल रहे। ठीक है, मक्का जो है, मक्का का जो स्टार्च बनाने में यूज होता है, मक्के का में यूज होता है, स्टार्च बनाने में यूज होता है, और साथ ही साथ पनीर बनाने में भी जो है इसका क्या होता है, यूज होता है। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या आता है, क्वेश्चन नंबर आता है 12। देखो 12 नंबर क्वेश्चन बड़ा इजी है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण जो है वो और कार्य लिखने के लिए बोला गया आपको। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, है ना, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है वो जलवघटित होने पर, ये तो जलवघटित जब किया जाएगा तो ये बच्चों क्या करते हैं, बहुत सारे जो हैं ये जलवघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ऐसे कंपाउंड होते हैं तो जलवघटित होकर क्या देते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। ठीक है, उनमें एक खास बात ये होती है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उनमें कम से कम एक कार्बन जो है ऐसा मिलेगा जो कीरेल होगा, असम्मित होगा। असम्मित का मतलब क्या समझते हो, असम्मित का मतलब ये है ऐसा कार्बन जिसके चार बॉन्ड चार डिफरेंट ग्रुप से होते हैं, है ना, चार चार बॉन्ड जो है वो चार डिफरेंट ग्रुप से बनते हैं, उसको हम असम्मित कार्बन बोलते हैं। ठीक है, उसी चीज को यहाँ इंक्लूड किया गया है। अब वर्गीकरण देखो, वर्गीकरण रासायनिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को निम्न टाइप से वर्गीकृत किया गया है। एक तो मोनोसेकेराइड है, दूसरा ओलिगोसेकेराइड है, और तीसरा है पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड बेटा वे कार्बोहाइड्रेट जो जलवघटित नहीं होते हैं, मतलब जिनका जलवघटन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल में ग्लूकोज हो गया, यहीं पे मेनोज हो जाएगा, मेनोज हो जाएगा, यहीं पे आपके पास ग्लूकोज के साथ आपका क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल इसके अंदर आते हैं। मोनोसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जलवघटित नहीं होते या जलवघटित होने पर ये एक्स्ट्रा यूनिट्स नहीं देते हैं। ठीक है, जैसे ये अपने देखा ग्लूकोज, मेनोज, फ्रैक्टोज, ऐसे काफी सारे एग्जांपल आ जाएंगे। ओलिगोसेकेराइड क्या होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जलवघटित होने पर 2 से 10 नंबर तक क्या देते हैं, मोनोसेकेराइड यूनिट देते हैं। इसके अंदर आपके पास क्या आ गया, सुक्रोज आ गया, है ना, क्या आ जाएगा, सुक्रोज आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से पॉलीसेकेराइड्स के अंदर अगर हम बात करेंगे तो पॉलीसेकेराइड ये जलवघटित होकर जो है काफी सारे क्या देंगे, मोनोसेकेराइड यूनिट देंगे। इसके अंदर हम किसको लेके चल रहे, स्टार्च को लेके चल रहे, किसको लेके चल रहे, स्टार्च को लेके चल रहे। ठीक है जी, स्टार्च इसके अंदर आ जाएगा एग्जाम्पल के अंदर। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट इसके कार्य के ऊपर। तो जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके कुछ फंक्शन भी होते हैं। क्या क्या फंक्शन, जैसे देखो ये कोशिका भित्ति जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है उसके निर्माण में प्रमुख अवयव के रूप में कार्य करते हैं। प्लांट्स जो होंगे, पेड़ पौधे जो होंगे, उनका 70% भाग जो है प्रमुख रूप से सेलुलोज का बना होता है, जो एक क्या है बेटा, पॉलीसेकेराइड है। क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। फिर आते हैं रुद्राक्ष के रूप में भोजन को पचाते हैं, कब्ज नहीं होने देते। नेक्स्ट, शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करने का भी काम जो है वो कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं। ठीक है जी, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 का और वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला था आपको, देखो क्या बोला था, निम्नलिखित विटामिन के कार्य लिखिए, है ना। तो यहाँ पे 4 विटामिन दिए थे, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के। तो विटामिन जो ए है बेटा, विटामिन ए में देखो ध्यान ध्यान से जरा, विटामिन ए जो है इसके क्या क्या कार्य है, तो ये बेटा संक्रमण से रक्षा करता है, जो है इन्फेक्शन को रोकता है, और आंखों एवं त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने का काम करता है। विटामिन ई जो होता है, विटामिन ई जनन क्षमता को बढ़ाता है, साथ ही साथ जनन अंगों को मजबूत करने का भी जो है कार्य करता है। ठीक है जी,
नेक्स्ट नंबर पे आपके पास आता है विटामिन डी और विटामिन के। विटामिन डी क्या काम करता है? ये हड्डियों को मजबूत बनाने का कार्य करता है, साथ ही साथ कैल्शियम और फास्फोरस जो एलिमेंट होते हैं उनके मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, लास्ट विटामिन आपके पास आता है विटामिन के। विटामिन के का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? ये ब्लड की क्लॉटिंग कराने में मदद करता है, मतलब रक्त का थक्का बनाने में ये क्या करता है? मदद करता है। तो अभी जो मेरा लेक्चर है मॉडल पेपर का, इसमें ये पहला पार्ट आपका रहेगा। इसके बाद वाला जो लेक्चर रहेगा उसमें सेकंड पार्ट में इसके बचे हुए सारे क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। जय हिंद।